आइए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एशिया का भूगोल के बारे में पूरा उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो एशिया को देखिए, समझने के लिए हम लोग इसी को 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। पूरे एशिया को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 उपभागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसे कहते हैं हम लोग मध्य एशिया कहेंगे। दूसरा जो पार्ट आएगा उसे पूर्वी एशिया, और तीसरा जो भाग है दक्षिण पूर्व एशिया, और चौथा पार्ट है दक्षिण एशिया, और पांचवा जो पार्ट है वो पश्चिम एशिया है आपका। ये टॉपिक है नेट के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। टीजीटी पीजीटी में तो है ही, लेकिन नेट से बता दे रहे हैं कि अगर इसको बढ़िया से करिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से श्योर हमेशा यानी अल्टरनेट करके पूछे जा रहे हैं। ये नेट के सिलेबस में देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया को आसियान संगठन से कोरिलेट करके दिया है। जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपका आसियान संगठन है, उस आसियान संगठन को पूरा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। वहीं पर जो दक्षिण एशिया है उसको दक्षेस के नाम से देखते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या इसी को सार्क कहते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है, सार्क। और जो पश्चिमी एशिया है उसे नाम दिया जाता है ओपेक, जो कि ऑयल प्रोड्यूस कंट्री के नाम से ये जाना जाता है। मध्य एशिया और पूर्वी एशिया जो हैं ये दोनों मिल करके क्या करते हैं कि एक संगठन का निर्माण करते हैं, उसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है उसका, संघाई सहयोग संगठन। हालांकि ये कहीं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब करंट से रिलेटेड कोई सम्मेलन होता है तो उस करंट के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इसको हम लोग 4 महत्वपूर्ण यानी संगठन से कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग मध्य एशियाई देश से रिलेटेड, है ना। इसका जो पहला भाग है मध्य एशियाई देश। जो मध्य एशिया है, इसी मध्य एशिया में एक देश हुआ करता था जो कि पहले भी यानी विश्व का सबसे बड़ा देश था, और आज भी ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसी को नाम दिया जाता था 25 दिसंबर 1991 से पूर्व भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के नाम से उसे जाना जाता था। और हुआ क्या कि 25 दिसंबर 1991 को इसी का विघटन हो रहा है, और विघटन होकर के ये 15 देशों में ये विभाजित हो जाता है। ये कुल कितने देश बनते हैं, 15 देशों में विभाजित हो जाता है। 15 देशों को फिर 2 उपभागों में डिवाइड किया गया है। 3 देशों का एक अलग समूह बनता है जिसे यानी बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, बाल्टिक देश कहते हैं। और 5 देशों का एक अलग समूह बनेगा जिसे CIS कंट्री के नाम से जाना जाता है, या पूरा नाम क्या होगा, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। इसी को क्या नाम कहते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक कंट्री में देखा जाए तो एक आपका है एस्टोनिया, एक क्या नाम है, एस्टोनिया। और एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तल्लिन। तल्लिन, एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन। अब आता है कि ये क्या एक बंदरगाह है कि नहीं, तो उत्तर क्या होगा, एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, या ये कह सकते हैं एस्टोनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, तल्लिन है, जो कि इसके व्यापार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस खाड़ी में स्थित है, तो खाड़ी का नाम क्या होगा आपका, फिनलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी। दूसरा आपका है लटाविया, दूसरा क्या है, लटाविया। लटाविया की राजधानी रीगा, रीगा भी यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और किस खाड़ी में स्थित है? तो उत्तर क्या होगा? रीगा की खाड़ी। कहाँ पर है ये? रीगा की खाड़ी में ये स्थित है। लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस, विल्नियस। किन दो देशों की सीमा पर विल्नियस स्थित है? तो उत्तर क्या होगा? बेलारूस और लिथुआनिया की सीमा पर ये स्थित है आपका, ये है ना। बेलारूस पश्चिम में, पूरब में पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पर ऐसे एक लिथुआनिया, दोनों की सीमा पर स्थित है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सी देश है जिसकी सीमा रसिया के साथ लगती है और रसिया के साथ नहीं लगती है? तो मैप में अगर आप देखेंगे, एस्टोनिया की जो सीमा है बिल्कुल उसके साथ लग रही है, एस्टोनिया की सीमा लग रही है। लटाविया है, उसकी भी सीमा लग रही है। पूरब में लिथुआनिया की सीमा देखिए रसिया के साथ नहीं लगती है, लेकिन इसी का जब पश्चिम में देखेंगे, छोटा सा रसिया का पार्ट है, इसके साथ यानी लग जाता है, जो कि पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर स्थित है आपका, है ना। मैप में बाकायदा देखेंगे तो छोटा सा पार्ट है आपका ये, है ना, रसिया का, ठीक। तो वहां पर आपका ये स्थित है आपका ये। तो इस प्रकार जो बाल्टिक देश है ये 3 आपके स्वतंत्र हो गए और 12 देशों का एक समूह अलग बना, जिसे यानी CIS के नाम से जाना जाता था। CIS का पूरा नाम क्या होगा? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक। अब इन 12 देशों का हम लोग देखें कैसे कैसे आपका विभाजन हो रहा है। ये इन 12 देशों में से एक आपका स्वतंत्र देश बनता है जिसका नाम है रूस, है ना। तो पहले का जो भूतपूर्व सोवियत संघ रूस हुआ करता था, अब वर्तमान में क्या सिमट के रह गया आपका? ये केवल रूस के नाम से हो गया। और इसी रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। किस नदी के तट पर स्थित है? मॉस्कवा, है ना। कौन सी नदी है? मॉस्कवा नदी के तट पर ये राजधानी अपनी बनाया है। किस महाद्वीप के अंतर्गत इसकी राजधानी आएगी? तो उत्तर क्या होगा? एशिया में नहीं आएगी, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। इसकी राजधानी कहाँ पर है आपका? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आएगी है, ठीक। दूसरा देश देखा जाए, दूसरा जो समूह आपका काकेशस देश आपका है। दूसरा क्या है? काकेशस देश। तो वहीं पर एक पर्वत है और पर्वत को नाम दिया जाता है काकेशस है पर्वत। और इसी काकेशस पर्वत पे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और कौन सी? आपका माउंट एल्ब्रुस, है ना। क्या नाम उसका? माउंट एल्ब्रुस, यानी ये स्थित है। किन 2 सागरों के बीच में ये पर्वत स्थित है? तो उत्तर क्या बताएंगे? काला सागर और कैस्पियन सागर। यानी पूरब में कैस्पियन सागर और पश्चिम में आपका है काला सागर है। मैपिंग के द्वारा देखा जाए तो आपका देखिए कैस्पियन सागर है ये, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी, है ना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए। सुपीरियर, है ना। क्या नाम आपका? सुपीरियर झील है ये, ठीक ना। तो सुपीरियर की अगर बात देखा जाए तो कैस्पियन सागर के पश्चात विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, है ना। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? कैस्पियन, और सॉरी सुपीरियर झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपका। वो कहाँ पर स्थित? आपका USA में, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कैस्पियन सागर पूरब में और पश्चिम में काला सागर, और यहीं पर आपका है काकेशस पर्वत। अब 3 देश यहाँ पर हैं। एक है आपका अजरबैजान। अजरबैजान की सीमा किसके साथ लग रही है? कैस्पियन सागर के साथ लग रही है। यहीं पर आपका देखा जाए तो इसी की सीमा पर अजरबैजान की राजधानी स्थित है बाकू। अजरबैजान की राजधानी स्थित है, उसका नाम क्या है? बाकू। आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा देखिए ना तो कैस्पियन के साथ लगती है ना तो काला सागर के साथ लगती है। यही क्वेश्चन दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि लैंड लॉक कंट्री के नाम से है? तो उत्तर क्या होगा आपका? आर्मेनिया यहाँ पर आपका लैंड लॉक है
कंट्री के नाम से जाना जाता है। जॉर्जिया की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है? काला सागर के साथ है, लग रही है, ठीक ना। तो अजरबैजान कैस्पियन सागर के साथ, जॉर्जिया काला सागर के साथ, और आर्मेनिया यहाँ का क्या होगा? आपका लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये काकेशस देश, जहाँ पर यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। अब इसके बाद आते हैं जो हम लोगों का मूल टॉपिक है, मध्य एशिया। मध्य एशिया, अब इन्हीं में से 5 देशों का एक समूह अलग हो गया, उसी को कहा जाता है मध्य एशियाई देश कहा जाता है। इसी को, उसे क्या नाम दिया जाता है? मध्य एशियाई देश के नाम से जाना जाता है। और इस देश के बारे में देखा जाए तो तान वाले कंट्री आते हैं। कौन से? आपके तान वाले कंट्री आते हैं, लेकिन इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं रहेंगे, ठीक ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं रहेंगे। मध्य एशिया का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। उसका नाम क्या है? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की सीमा किसके साथ लग रही है? कैस्पियन सागर के साथ लगती है। अब बात आती है कि मध्य एशिया का कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन के साथ लगती है? तो 2 देश हैं जिसकी सीमा इसके साथ लग रही है। एक आपका उत्तर में कजाकिस्तान, दूसरा है दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और दोनों की सीमा किसके साथ लग रही है? कैस्पियन सागर। हम लोगों को देखिए उन मुख्य बिंदुओं को उठा करके चलना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आने का कारण क्यों है उसके रीजन को जानना जरूरी होता है ये, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक भूगोल वेता थे स्मिथ महोदय, है ना। क्या नाम था? यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्मिथ। उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट आता है 3W, 3W, है ना। ये बताते हैं कि क्या चीज अध्ययन करना है, जिसे यानी सामान्य भूगोल कह दिया जाता है, जनरल ज्योग्राफी, ठीक है ना। और जो चीज अध्ययन करना है वो कहाँ पर स्थित है, वेयर, वो क्या हो जाएगा? प्लेस से रिलेटेड हो जाता है, लोकेशन, है ना। इसीलिए कहा जाता है ज्योग्राफी कैसा है? एक लोकेशनल यानी सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। और तीसरा चीज होता है वाई, कि उसका अध्ययन क्यों करना है। और यही जो वाई जो होता है इसको क्या बना देता है? विशिष्ट भूगोल बना देता है। इसे क्या बना देता है? विशिष्ट, या इसी को साइंटिफिक ज्योग्राफी बना देता है इसी को, ठीक ना। तो इस तरह से स्मिथ का जो 3W कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि हर चीज़ को, पहलू को देखना है कि क्यों वहाँ पर वो हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कैस्पियन सागर को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाता है, क्यों ऐसा है? क्योंकि कैस्पियन सागर में जितनी भी नदियाँ होंगी इधर मध्य एशिया से रिलेटेड, सब आकर के इसी में आकर के गिरेगी। या ये कह सकते हैं यहाँ का सबसे जो निम्न क्षेत्र देखा जाए तो आपका कैस्पियन सागर होगा। और जब कैस्पियन सागर होगा तो ये एरिया क्या होगा आपका? ये है ना, ये एरिया आपका खनिज तेल और गैस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा भरपूर एरिया होगा। मतलब इसके चारों ओर की जो सीमाएं होती हैं वो क्या होगा आपका? कि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होता है ये, ठीक ना। तो इसी वजह से कि हर चीज़ को इसलिए पढ़ा जाता है कि वो मनुष्य के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसकी सीमा किसके साथ लग रही है? कैस्पियन सागर। यहाँ का अगर देखा जाए कैस्पियन सागर से भी जो डीपेस्ट पॉइंट है, उससे भी जो गहरा पार्ट है वो क्या आपका? अरल सागर। हाल ही में देखा जाए तो अरल सागर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा उस एरिया का बढ़ा कि बिल्कुल वो सूख गया, वो है ना, बिल्कुल वो सूख गया। और जिस वजह से यहाँ की जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अरल सागर या अरल झील की सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है? तो उत्तर में कजाकिस्तान और दूसरा क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा ये, है ना। यहाँ से देखें उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, और इसकी सीमा किसके साथ लग रही है? अरल सागर के साथ है लगती है ये।
तो अरल सागर हाल ही में देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और आने का कारण क्या है? सूखने की वजह से वहां की जैव विविधता का ह्रास का सबसे बड़ा कारण बना था ये। ठीक है। इसके बाद जो उज्बेकिस्तान है, एक पहलू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपका ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और इसी ताशकंद में देखें तो 19 जनवरी 1966 में एक समझौता हुआ था, उसी को नाम दिया जाता है ताशकंद समझौता। और समझौता कराने वाला जो देश था वो कौन था? रसिया था। क्यों? क्योंकि उस समय ताशकंद उसका एक शहर हुआ करता था, और उसी शहर में भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनको वहाँ पे बुलाया गया, और बुला करके यानी वहाँ पर संधि करने के लिए एक दूसरे को राजी किया गया। संधि जो देखा जाए तो भारत के फेवर में नहीं था वो, है ना, क्योंकि एलओसी जो सबसे बड़ा विवाद का कारण था, ठीक है ना, तो एलओसी की सीमाओं को पार करके जो विजित प्रदेश थे वो हमको लौटाने पड़ गए। अब चूंकि रसिया चाहता था कि भारत ज़्यादा दिनों तक युद्ध में इन्वॉल्व ना रहे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक युद्ध में इन्वॉल्व रहना क्या है, उस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा डिक्लाइन का कारण बन जाता है ये। क्योंकि 1962 का युद्ध चाइना के साथ, 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ, ये यानी चाहता इसको रोकना चाहता था वो। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि अपना खो करके और इसको समझौता किया, और इसी का परिणाम क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कहीं ना कहीं कारण भी बन जाता है, जिसे यानी आज तक यानी ओपन नहीं किया गया है, इसको यानी मामले को दबा दिया गया। यहाँ तक कि जब इनकी डेथ हो गई तो डेथ बॉडी का इनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था, है ना, कि वो डेथ का यानी कारण क्या था, क्यों हुआ वो सब चीज़ें। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो एक मृत्यु का यानी कारण यानी पता चल जाता कि कैसे यानी वो हुआ है, ठीक है ना। होता है शरीर का जो पानी होता है वो सूखता है, वो धीरे धीरे वो, है ना। तो एक तत्काल मृत्यु और एक होता है धीरे धीरे यानी मृत्यु, है ना। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि अगर कोई पॉइजन होता है या कोई इस तरह से होता है ऐसा, तो पानी के यानी मात्रा के आधार पे डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि इनका मर्डर किया गया है या इस तरह से अपनी मृत्यु के वजह से हुआ, वो अपना पोस्टमार्टम से कर लेते हैं। तो वो यानी छिपा दिया गया था सारी चीज़ें। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला था, एक रिजल्ट आया था कि 1971 का जो युद्ध हुआ था वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में हुआ था, कि अगर रसिया की वजह से हम लोग कुछ खोए थे तो रसिया की वजह से बहुत कुछ हम लोग 1971 के युद्ध में पा भी गए थे। वो कि 1971 का जो युद्ध जीते थे रसिया का सबसे बड़ा कारण था उसमें आपका वो, कि रसिया अगर उसमें इन्वॉल्व ना हुआ होता तो शायद हम लोग हार जाते। इसके बाद देखें दो देश आपके और हैं, एक आपका किर्गिस्तान, एक आपका तजाकिस्तान। यहाँ पे किर्गिस्तान और एक आपका है तजाकिस्तान, या किर्गिस्तान को ही खिर्गिस्तान भी यानी नाम दिया जाता है। इसी को खिर्गिज नाम की जनजातियाँ आपकी ये निवास करती हैं। ठीक, तो इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा मध्य एशिया, हेडिंग डालिएगा मध्य एशिया। नहीं नहीं अभी नहीं, इसके बाद ही पूर्व एशिया की बात कर रही है, ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता आएगा, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन जो आएगा ये और ये दोनों दोनों देश मिल करके कर रहे हैं, ठीक। मध्य एशिया, देखिएगा 25 दिसंबर 1991 से पूर्व मध्य एशिया भूतपूर्व सोवियत संघ रूस, भूतपूर्व सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था, का हिस्सा हुआ करता था।
1991 में जब रूस का विभाजन हुआ, जब रूस का विभाजन हुआ तो 15 देश स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए। 15 देश स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आए। इसी को दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 बाल्टिक देश, नंबर 1 बाल्टिक देश, नंबर 2 CIS। CIS का पूरा नाम लिखिएगा, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। बाल्टिक देश के अंतर्गत बाल्टिक देश के अंतर्गत एस्टोनिया, लटाविया, एस्टोनिया, लटाविया तथा लिथुआनिया को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। CIS 12 देशों का एक समूह है। 12 देशों का एक समूह है, जिसमें तीन देशों को सामूहिक रूप से काकेशस देश कहा जाता है, काकेशस देश कहा जाता है। जिनकी अवस्थिति काकेशस पर्वत पर है, काकेशस पर्वत पर है। काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, इसी पर्वत पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। अजरबैजान की सीमा कैस्पियन के साथ लगती है।
वहीं जॉर्जिया की सीमा, जॉर्जिया की सीमा काला सागर के साथ लगती है। जॉर्जिया की सीमा काला सागर के साथ लगती है। जबकि आर्मेनिया, जबकि आर्मेनिया अंडरलाइन करिएगा इसको, लैंडलॉक कंट्री के रूप में, लैंडलॉक कंट्री के रूप में है। सीआईएस का, सीआईएस का सबसे बड़ा देश रूस है, रूस है, जो वर्तमान समय में भी, जो वर्तमान समय में भी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश। रूस की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मस्कवा नदी के तट पर, मस्कवा नदी के तट पर स्थित है। मस्कवा नदी के तट पर स्थित है। रूस की पुरानी राजधानी, रूस की पुरानी राजधानी पीट्सबर्ग, पीट्सबर्ग थी, जो जो फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी में स्थित है। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेंट पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग जहाँ पे लिखा सेंट पूरा लिखिए नाम, सेंट पीट्स। यहाँ पे एक क्रांति हुई थी सेंट पीट्सबर्ग में, जिसे यानी रविवारीय खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। रूस की खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। हुआ क्या था इस क्रांति में कि जो रूस का राजा हुआ करता था, जार निकोलस, है ना, जार निकोलस चतुर्थ, वो बहुत ज़्यादा ही डिक्टेटरशिप हो गया था, वो ऑटोक्रेसी हो गया था, वो मनमाने रूप से क्या हो रहा था, शासन चला रहा था। और वो दौर कब है, 1905 का दौर है वो। 1905 में हुआ क्या कि जापान और रसिया के बीच में युद्ध हुआ है, और एक छोटा सा देश जो था जापान, वो रसिया को हरा दिया। और उसी का परिणाम देखिए क्या हो रहा है कि भारत में उसी घटना का लोग उत्साहित होकर के गर्म दल की उत्पत्ति होती है। नहीं, अगर ये क्रांति ना हुई होती या जापान हराया नहीं होता तो भारत इतनी जल्दी स्वतंत्र नहीं हुआ होता। लोग क्या थे, उसी तरह से जैसे नरमपंथी लोग थे, है ना, याचनाएं करना, प्लीज़ कुछ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, ऐसे यानी याचनाएं करते हैं।
और जब लाल बाल और पाल का परिणाम आता है यानी नरम दल की उत्पत्ति, तो कारण क्या बनता है? यही कि जब एक छोटा सा देश जापान यूरोप के इतने बड़े देश को हरा सकता है, तो हम तो जापान से यानी काफ़ी बड़े हैं, तो हम एक छोटे से देश को क्यों नहीं हरा सकते, ब्रिटेन को? ये क्या यहाँ के लोगों को मोटिवेशनल मिला है ये। तो जब देखिए रसिया की हार हुई, तो वहाँ की जो जनता थी, जो उनके आतंक से ज़्यादा प्रभावित थी जार निकोलस से, तो लोगों के माइंड में आया कि जार निकोलस अब क्या है, एक अच्छा शासक है? नहीं है। लोगों ने क्या किया कि 1906 में सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। और जब आंदोलन छेड़ा तो इसने क्या क्या काम किया कि निहत्थे लोगों पर यानी गोलियां चलवा दी। बिल्कुल वही था जो घटना जो आपका जलियांवाला बाग वाला घटना था। है क्या बात सी का? अच्छा, है ना। तो बताया जाता है जो रविवारी क्रांति थी, बताते हैं कि जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो गलियां थी जो राजधानी वाली, है ना, पूरा खून से लथपथ हो जाता है ये, है ना। लेकिन ये बताते हैं कि मामला यहीं रुका नहीं, आगे चल करके इसी का परिणाम लेनिन का उदय होना, है ना। और लेनिन का जब उदय हो रहा है तो फिर उसके बाद अक्टूबर क्रांति होती है 1917 में, रूस की क्रांति। और फिर वहाँ से क्या हो रहा है कि जो राजशाही था उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना होना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक तरफ देखिए जब लोकतंत्र की यानी स्थापना हो रही है 1917 के बाद, और वहीं पर देखिए क्या हो रहा है कि 2 साल के बाद ब्रिटेन के जो भूगोलवेत्ता थे मैकिंडर, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक आ जाती है। पुस्तक का नाम क्या था? उसी के नाम पे था, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना, ठीक। डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी के नाम से पुस्तक आ जाती है। तो ये क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े देश में जब डेमोक्रेटिक आई है, तो वहाँ से आए ये सारी चीज़ें, घटनाओं में सब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सारी उसने लिखा है ये सब चीज़ें कि कैसे यानी हम लोग रियलिटी में जो आइडियल रूप से डेमोक्रेटिक है वो, और जो रियलिटी यानी कैसे प्राप्त करते हैं वो। और उसी में उसका हार्टलैंड थ्योरी आता है, और हार्टलैंड थ्योरी वही मध्य एशिया से रिलेटेड आता है कि जो व्यक्ति मध्य एशिया पर शासन करेगा वो क्या होगा, संपूर्ण विश्व पर शासन करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, वो इन सब घटनाओं से प्रेरित है वो, ठीक है ना। तो ये सब घटनाओं का अगर मैकिंडर से यानी हम लोग जोड़ करके देखते हैं तो मैकिंडर क्या हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है वो। चलिए, तो काकेशस देश हो गया था, है ना। अब उसके बाद है हेडिंग डालेगा मध्य एशियाई देश, मध्य एशियाई देश उसी में देखिए। CIS का दूसरा प्रमुख उपभाग, CIS का दूसरा प्रमुख उपभाग मध्य एशियाई देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं जो जो 5 देशों का समूह है, जो 5 देशों का समूह, 5 देशों का समूह। नंबर 1 कजाकिस्तान, नंबर 2 तुर्कमेनिस्तान, नंबर 3 उज़्बेकिस्तान, नंबर 4 किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, नंबर 5 तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। अभी आगे चल करके हम लोग इसके कल्चर वल्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उस कल्चर में यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, ठीक,
उनके वास स्थल हैं, जो क्वेश्चन आपके उठा करके देता है उनकी जनजातियों से रिलेटेड, है ना, उसका पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग खाका बना ले रहे हैं, ठीक, कि कौन कैसे कैसे कौन कौन से देश यानी आ रही है। तजाकिस्तान, ठीक, देखिएगा, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश, मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं अंडरलाइन कर लेगा इसको, कैस्पियन सागर के साथ लगती है। कैस्पियन सागर के साथ लगती है। कैस्पियन सागर के साथ लगती है। कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर अंडरलाइन कर लेगा, अरल सागर स्थित, अरल सागर स्थित, जो हाल ही के दिनों में सूख जाने के कारण यहाँ की जैव विविधता प्रभावित हुई है। प्रभावित हुई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जहां पर जनवरी 1966 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था। सीआईएस के अन्य प्रमुख देश में बेलारूस, यूक्रेन तथा मालडोवा है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। जहां पर सीआईएस का मुख्यालय है। जहां पर सीआईएस का मुख्यालय है। यूक्रेन का दक्षिणी भाग, यूक्रेन का दक्षिणी भाग अंडरलाइन के लिए क्रीमिया है। जो लंबे समय से
जो लंबे समय से स्वतंत्र देश की मांग कर रहा था। रसिया ने जब क्रीमिया पर आधिपत्य किया तो वर्तमान समय में यूक्रेन तथा रूस के मध्य युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। चलिए इसको स्टॉप कर दीजिएगा इसको।